हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में द एफएम क्लासरूम का। इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 6 और थोड़ा सा आइडिया भी लेंगे कि आर्बिट्रेज प्रोसेस होता क्या है और ये क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक आर्बिट्रेज प्रोसेस का थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। ये होता क्या है? आर्बिट्रेज प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हम प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाते हैं। ओके, किसी दो जगह पे, जैसे एक मार्केट है, मार्केट ए और एक मार्केट बी। तो एक मार्केट ए में एक कमोडिटी है जो 100 रुपीज़ की मिल रही है और मार्केट बी में एक कमोडिटी है जो 105 रुपीज़ में मिल रही है। तो मार्केट ए में जनरली 100 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों हैं। और मार्केट बी में बायर्स हैं और सेलर्स हैं, 105 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्राइस गैप का फ़ायदा उठाएंगे और 100 रुपीज़ पर ये मटेरियल खरीद करके मार्केट बी में आके 105 रुपीज़ पर बेच देंगे और हमें क्या होगा, 5 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी प्राइस मूवमेंट को हम क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे और इसी ही कहते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। सी, इस वजह से होगा क्या कि जब हम मार्केट ए से बहुत सारा मटेरियल खरीदना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होगा एंड देयरफॉर प्राइस भी इसका इंक्रीज होगा। और जो भी हम बाई करेंगे हम मार्केट बी में सेल करेंगे। जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू बढ़ेगा ए का और बी का वैल्यू गिरना स्टार्ट करेगा, तो कहीं बीच में आके जैसे कि 103 रुपीज़ पे आके स्टेबल हो सकता है। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस से हमारा क्या होता है, प्राइस भी स्टेबल हो जाता है। बाकी हम सीखेंगे क्वेश्चंस में। इलस्ट्रेशन 6 आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीड करते हैं। देयर आर टू कंपनीज, एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड। उनका सेम अर्निंग्स है बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि है 20,000 रुपीज़। अब एम लिमिटेड इज अ लेवर्ड कंपनी। तो पहले समझते हैं लेवर्ड और अनलेवर्ड क्या होता है। लेवर्ड कंपनीज में क्या होता है, डेट प्लस इंटरेस्ट बोथ, डेट एंड इंटरेस्ट बोथ होता है, ठीक है। हैविंग अ डेट ऑफ, सी यहाँ पे गिवन भी है कि हैविंग अ डेट ऑफ 1,00,000 रुपीज़ एट द रेट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड इज 10%। ओके, अगर एक कंपनी लेवर्ड है यानी एम, तो फिर एन लिमिटेड क्या होगा, एन लिमिटेड इज एन अनलेवर्ड कंपनी, सॉरी इट इज एन, हाँ, अनलेवर्ड कंपनी। अब चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ये मैंने सॉल्यूशन से ही ये टेबल उठाया है, आपको इसको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। तो समझते हैं, कंपनी एम लिमिटेड में हमें ईबीआईटी क्या गिवन है, 20,000, और सेम एन लिमिटेड के लिए भी है। डेट क्या है, 1,00,000 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ एम में, क्योंकि एम क्या है, लेवर्ड कंपनी है और ये क्या है, अनलेवर्ड, एन लिमिटेड। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या गिवन है, 11.5% ऑफ एम लिमिटेड एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज 7% ऑफ एम लिमिटेड। एन लिमिटेड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके, एम लिमिटेड का एज वेल एज एन लिमिटेड का। तो चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड। तो हमें वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड के लिए क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा कि वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें फाइंड करने के लिए ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करना होता है। ओके, एंड इट विल बी 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट हमें गिवन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ईबीआईटी इज 20,000 माइनस हमारा इंटरेस्ट क्या होने वाला है, एम लिमिटेड में हमें 7% ऑफ डेट देना है ऑफ 1,00,000 रुपीज़, जो कि होगा 7,000 रुपीज़, 7,000। और हमारा टैक्स नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो हमारा टैक्स हो जाएगा 0। इट विल बी 20,000 माइनस 7,000 एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 11.5% प्लस वैल्यू ऑफ डेट विल बी 1,00,000 रुपीज़। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, इट विल बी 113043 प्लस 1,00,000। तो हमारा आंसर होने वाला है 213043 रुपीज़। ये हमारा वैल्यू ऑफ
एम लिमिटेड आ गया। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ एन लिमिटेड। इट विल बी सिंपली वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। हमारा डेट तो एन लिमिटेड में है ही नहीं, ओके। तो हमारा सिंपली वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी द वैल्यू ऑफ एन लिमिटेड, जो कि है 2 लाख रुपीज़। देयरफॉर हमने क्या किया, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने वैल्यू फाइंड कर लिया ऑफ एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड रेस्पेक्टिवली। अब हमारा आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होने वाला है। सी, जब हम आर्बिट्रेज सीखते हैं तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि हम क्या करते हैं, एक मार्केट जहाँ पर प्राइस कम है उसे खरीदते हैं और जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पे जाके बेच देते हैं, ठीक है। एक सिंपल ये स्टेप होता है। हाउएवर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको एक माइंड में रखना है कि जिस भी फर्म का वैल्यू ज़्यादा होगा उस फर्म का हम एक सर्टेन परसेंटेज बेचेंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि 10% का ऐसा एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो हम उसी एग्जाम्पल से कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस सीखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, 10% सी, वी कैन अज्यूम दैट वी ओन 10% ऑफ एम लिमिटेड एंड वी विल ओन 10% ऑफ एन लिमिटेड। तो अभी हम क्या करते हैं, जो भी ये एम लिमिटेड का वैल्यू होगा हम इसमें 10% अमाउंट सेल कर देंगे। सी, हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होने वाला है ऑफ एम लिमिटेड इज, और वैल्यू ऑफ डेट। तो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा अगर हम ओन करते हैं 10%, तो हमारा इक्विटी क्या है 113043, और हमारा वैल्यू ऑफ डेट क्या है 1 लाख रुपीज़। अगर हम इसमें 10% सेल कर दें तो हमारे पास कितना अगर आप कुछ इस चीज़ को सेल कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, कैश आ जाएगा। तो हमारे पास कितना कैश आएगा यहाँ पे 11304, और यहाँ पर कितना आएगा 10,000। तो हमारे पास टोटल कैश कितना आया 21304। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया सेल, अब हम क्या करेंगे बाई 10% ऑफ एन लिमिटेड। तो एन लिमिटेड का वैल्यू कितना है 2 लाख रुपीज़, और हमने उसको बाई कितना किया 10%, तो हमारा कैश हमारे पास से कितना चला गया 20,000 रुपीज़। हमारे पास आया कितना कैश था 21304, और हमारे पास से गया कितना कैश 20,000। तो हमारे पास बचा कितना कैश 1,304। सी, हमने 10% सेल किया और हमने फिर अनदर फर्म में 10% बाई किया, बट फिर भी हमारे हैंड में 1,304 रुपीज़ का कैश रिमेनिंग बच गया। अब हमारे पास तो ये कैश सरप्लस बच गया। अब हम देखते हैं कि सरप्लस कैश बचने के बाद भी क्या हमारे रिटर्न में कुछ चेंजेस हुआ है क्या। तो फर्दर क्या हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एम लिमिटेड से हमारा क्या रिटर्न होने वाला था, अगर हम 10% सेल किए हैं यहाँ पर, इसका मतलब हमारे पास 10% होगा। हमारे पास अगर वो 10% होता तो हमारे पास इन क्या बोलते हैं अर्निंग कितना रहता है, रिटर्न कितना आता। तो सी, हमारे पास कितना आता रिटर्न, ईबीआईटी से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाता तो क्या होता वो 17, इट विल बी 14,000, नो इट विल बी 13,000। तो हमें ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके जो भी अमाउंट बचता शेयर 10% का, इसमें हमें कितना मिलता 10% रिटर्न मिलता। तो हमें कितना मिलता 1,300, प्लस अगर हमारे पास डेट भी होता 1 लाख का, ठीक है, इसका 10% हमारे पास होता, एंड हमें इस पे रिटर्न कितना मिलता सी 7% का। तो हमें इस पे कितना रिटर्न मिलता 7% का रिटर्न मिलता। तो हमारा अमाउंट कितना होता 700। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 2,000 रुपीज़। मतलब अगर हम वो 10% एम लिमिटेड में होल्ड किए रहते हैं, जो हमने बेचा यहाँ पर, अगर हमने उसे होल्ड कर लिया रहता तो हमें अभी 2,000 रुपीज़ का रिटर्न मिल जाता। आइए एन लिमिटेड में चेक करते हैं कि हमारा रिटर्न आ कितना रहा है एक्चुअली। तो एन लिमिटेड का वैल्यू कितना है 2 लाख रुपीज़, और हम होल्ड करते हैं उसका 10%, तो हमारा रिटर्न कितना है 2,000 रुपीज़।
यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि हमारा रिटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और प्लस हमारे हैंड में 1304 रुपीज़ का सरप्लस कैश भी बच गया है। तो ये होता है आर्बिट्रेज का फ़ायदा। हमने क्या किया, अपना रिटर्न भी कम नहीं होने दिया और हमारे पास एक्सेस कैश भी आ गया जिसका हम फर्दर यूटिलाइजेशन इन अदर थिंग्स कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा और आर्बिट्रेज प्रोसेस भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।